बाप रे। ठीक है, क्वेश्चन था कि दो एब्सोल्यूट स्केल है ए और बी, दो एब्सोल्यूट स्केल है ए एंड बी, ठीक है, ट्रिपल पॉइंट्स है इनका, इनको डिफाइन किया गया है 200 ए एंड 350 बी के साथ, ठीक है, 200 ए एंड 300 बी के साथ इनको डिफाइन किया गया है। रिलेशन इनका बताना है टी ए और टी बी के बीच में, ठीक है। तो अभी ये जो ए और बी है यहाँ पर, ठीक है, ये जो ए और बी है ये कोई स्केल है, ठीक है। अब ये फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस या केल्विन में से कुछ भी हो सकता है, तो हम इसको एक स्केल लेट कर लेते हैं, इसको हम एक स्केल मान लेते हैं कि 200 ए जो है 350 बी के बराबर है, और ये जो है 273.15 केल्विन के बराबर है, तो इसको हम लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब स्केल ए के इसके लिए करते हैं पहले सॉल्व। तो अब यूनिटरी मेथड लगाना है, इसके लिए अगर इतना है, ठीक है, तो ए के लिए स्केल मेरा क्या आएगा, ए के लिए मेरा स्केल आएगा इतना, ठीक है, ये ए के लिए आएगा। तो टी ए के लिए कितना आएगा, तो टी ए के लिए कितना आएगा, तो टी ए इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ख़त्म, यही करना था, ठीक है, यही इसमें करना था। टी ए फॉर केल्विन, टी ए केल्विन के लिए, हम केल्विन को माने हैं ना, तो यहाँ पर टेम्परेचर केल्विन के लिए कितना आएगा, तो केल्विन के लिए इतना आएगा, ख़त्म हो गया। यही रिलेशन यहाँ पर शो करना था, टी ए के लिए इंटू टी ए कर देते हैं, यही आंसर है। और टी बी के लिए क्या होगा, सेम दिस अपॉन 273 टी बी के लिए लिख देते हैं, टी बी के लिए क्या होगा 273.15 अपॉन 350 इंटू टी बी केल्विन, ये टी बी के लिए होगा, ठीक है। ये भी इस टाइप का ही सम था, मैंने हल्का फुल्का सम था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला कोई करेंगे अब। अच्छा, हाँ, ये है अच्छा क्वेश्चन है। 2 आइडियल gas thermometers A and B use oxygen and hydrogen respectively. The following observations are made. Following observation क्या है देखते हैं, ठीक है। टेम्परेचर, प्रेशर और प्रेशर of thermometer A, pressure of thermometer B। तो ये पहला हो जाएगा यहाँ पर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के लिए, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के लिए प्रेशर 1250 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल्स, ये हो जाएगा 0.200 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल्स। यहाँ हो जाएगा नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट, नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, ऑफ सल्फ़र के लिए 1.797 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल्स, और ये हो जाएगा 0.287 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल्स। अब क्वेश्चन है कि what is the absolute temperature, what is the absolute temperature of normal melting point of sulfur as read by thermometer A एंड बी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है इस तरीके से, टेम्परेचर बताना है, ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पर हम लोगों को बताना है। तो ए वाला हम बता देंगे, बी वाला उसी तरीके से आप कर पाओगे, ए वाला हम कर देते हैं। देखिए इसमें क्या क्या बोला है। अभी थर्मोमीटर का जो यहाँ पर बात कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो थर्मोमीटर थोड़ा ऊपर गिरी ना, क्वेश्चन कॉपी करना। ओके 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 बाबा,
यहाँ पर जो थर्मोमीटर का बात कर रहा है इसको अच्छे से समझना। यहाँ पर आइडियल गैस के बारे में बात किया है। आइडियल गैस के बारे में हम लोग थर्मोमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। कभी भी आइडियल गैस बोलेगा ना, आइडियल गैस जब भी बोलेगा तो एक कॉन्सेप्ट यूज़ करना है थर्मोमेट्री वाला। थर्मोमेट्री वाला कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? थर्मोमेट्री वाला कॉन्सेप्ट ये हमको बोलता है कि जो टेम्परेचर है वो एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। वो हमको बताना पड़ता है। वो टेम्परेचर हमको एज अ डिफरेंस ऑफ प्रेशर या ऐसा कोई भी एक जो चेंज हो रहा है, प्रेशर में चेंज हो, वॉल्यूम में चेंज हो, कोई भी किसी भी चीज़ में चेंज जब होता है तो वो चेंज हमको बताना पड़ता है, ठीक है। तो वो होता है थर्मोमेट्री का कॉन्सेप्ट कि हमको वो चेंज बताना पड़ता है, ठीक है। जैसा यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर देखो प्रेशर दिया हुआ है, राइट। यहाँ पर प्रेशर के ऊपर कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पर हमको ये जो प्रेशर डिफरेंस है इसके ऊपर हमको बताना पड़ेगा। या तो प्रेशर के ऊपर चेंज होता है या वॉल्यूम के ऊपर चेंज होता है, ठीक है। आइडियल गैस थर्मोमीटर में या तो हम कांस्टेंट वॉल्यूम लेंगे या कांस्टेंट प्रेशर लेंगे, या तो कांस्टेंट वॉल्यूम लेंगे या कांस्टेंट प्रेशर लेंगे। अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पकड़ ले हैं, वॉल्यूम को अगर हम कांस्टेंट कर दे रहे हैं, तो प्रेशर को हम यहाँ पर मान रहे हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है, या थर्मोमेट्री वाला प्रॉपर्टी। यानी कि हम प्रेशर के डिफरेंस से हम बताएंगे कि टेम्परेचर क्या है नहीं है, तब हम इसको ये पकड़ लें प्रॉपर्टी, ठीक है। और अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट मान रहे हैं तो वॉल्यूम के डिफरेंस से हम बताएंगे। तो यहाँ पर सिंस वॉल्यूम का कोई काम ही नहीं है तो हमको प्रेशर के डिफरेंस से बताना पड़ेगा, यानी यहाँ पर हमको वॉल्यूम को कांस्टेंट मानना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो फार्मूला हम सीधा यूज़ करेंगे वॉल्यूम को कांस्टेंट मान के, वो फार्मूला हम ये यूज़ करेंगे। वॉल्यूम कांस्टेंट किस में होता है? P1/P2 इज इक्वल्स टू T1/T2, इसी में होता है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को मान के हम ये सम को करेंगे आगे। तो P1 मेरा कितना दिया हुआ था? P1 दिया हुआ था 1250 इंटू 10⁵ बाई P2 कितना दिया हुआ है? 1.797 इंटू 10⁵ इज इक्वल्स टू T1 तो STP में होगा 273.15 केल्विन, और T2 ये शायद 16 भी होगा आप लोग का, T2 होगा T। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको टेम्परेचर यहाँ मिल जाएगा। और अगर यहाँ पर हम प्रेशर को कांस्टेंट करते, फॉर एग्जांपल वॉल्यूम दिया रहता, तो फिर हम ये फॉर्मूला यूज़ करते, V1/V2 इज इक्वल्स टू T1/T2, बस ख़त्म, ठीक है। इतना ही करना था। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो टेम्परेचर यहाँ मिल जाएगा हमको TA का, TB का भी आप लोग खुद से निकाल पाओगे, सेम तरीका होगा सम करने का, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सम करते हैं। क्वेश्चन 3 था क्या? 4। A brass wire 1.8 meters long at 27 degrees Celsius is held out with little tension between two rigid support. अच्छा, if the wire is cooled to a temperature of -39 degrees Celsius, what is the tension developed in the wire if its diameter is 2 mm, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन यहाँ पर दिया हुआ है, ब्रास वायर है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ब्रास इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻, क्या है, -5 पर केल्विन, ठीक है। यंग्स मॉड्यूलस इसका रहेगा, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इसका रहेगा 0.91 इंटू 10⁻11 पास्कल्स, ठीक है। करते हैं इसको सॉल्व।
तो क्या बोला है, ब्रास वायर 1.8 मीटर लॉन्ग, इसका ये लंबाई है एट 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इज़ हेल्ड आउट विथ लिटिल टेंशन बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट्स। तो यहाँ पर दो सपोर्ट हैं, मान लेते हैं यहाँ दो सपोर्ट हैं, इसके बीच में ये वायर है, ये इसका लंबाई है 1.8 मीटर। तो इसको इस तरीके से यहाँ पर पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें कुछ टेंशन डेवलप हो रहा है, ठीक है, वही टेंशन हमको बताना है, बेसिकली वही टेंशन हमको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो हमको फॉर्मूला यूज़ करना है वही टेंशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फोर्स ऑफ टेंशन, फोर्स ही निकालना है, फोर्स का टेंशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और जो जो चीज़ हमको यहाँ पर गिवन है उसी का हमको यूज़ करना है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो होगा सिग्मा टी, ठीक है, सिग्मा टी इंटू ए माने एरिया, ठीक है, और यहाँ पर सिग्मा जो है सिग्मा टी, ठीक है, इसका फॉर्मूला होगा आपका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इनटू चेंज इन टेम्परेचर इनटू एरिया, सॉरी इलास्टिसिटी, ठीक है। तो ये रिलेशन हमको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि इस फॉर्मूला को एक्सपैंड करके हम सीधा सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका अल्फ़ा जो भी होगा, चेंज इन टेम्परेचर जो भी होगा, और एरिया क्या होगा, वायर है तो वायर का एरिया जो हो जाएगा उसको हमको मानना पड़ेगा कि सर्कल है, पाई आर स्क्वायर। एरिया के लिए हमको यहाँ पर सर्कल का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसका जो अल्फ़ा है इसका रिलेशन समझ लेते हैं, 2 × 10⁻⁻5। नाउ चेंज इन टेम्परेचर, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 27 से हो जा रहा है -39, यानी कि 27 माइनस 39 है ना, इतना ही तो हो रहा है, यानी 27 + 39, तो 27 + 39 इंटू पाई के लिए पाई ही लिख देते हैं, आर तो 2 mm है, लेकिन ये मीटर्स में चाहिए, है ना, तो ये चाहिए मीटर्स में। अच्छा, तो ये हमको मीटर्स में चाहिए होगा, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 1000 से, है ना, 2 बार, 2 बार इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करिएगा तो आंसर आएगा न्यूटन में, ठीक है, इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा न्यूटन में। अच्छा, एक चीज़ हम नहीं डाले, ई नहीं डाले, इलास्टिसिटी भी डालना होगा ना, ई नहीं डाले, तो यंग मॉड्यूलस हो जाएगा इसका कितना, 0.91, वायर का तो इतना ही होता है, इंटू 10⁻11 पास्कल, ठीक है। तो ये वो बनेगा रिलेशन यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सम में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 5, द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ग्लिसरीन is 49 × 10⁻⁻5 per Kelvin. What is the fractional change in its density for a 30°C rise in टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पर डेंसिटी के लिए रिलेशन बताना है, चेंज इन जो डेंसिटी है उसके लिए रिलेशन बताना पड़ेगा, ठीक है। इसमें सर 4.9 × 10⁻5 4.9 × 10⁻−5, 10⁻5, अरे 4 हो 49 × 10⁻−45 है,
तो यहाँ पर हमको फ्रैक्शनल चेंज बताना है, किसका बताना है, डेंसिटी का बताना है। तो पहले इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं फ्रैक्शनल चेंज का। फ्रैक्शनल चेंज कभी भी बोलेगा तो फ्रैक्शन में इसका मतलब मांग रहा है, यानी कि ओरिजिनल डेंसिटी माइनस जो चेंज आया है डेंसिटी में डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डेंसिटी, ये रिलेशन हमको लगेगा। फ्रैक्शनल चेंज के लिए ये रिलेशन हमको लगेगा, ठीक है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का बेसिकली फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम माइनस फ्रैक्शनल चेंज के लिए, मतलब चेंज के लिए मास बाई, मास तो उतना ही रहेगा, वॉल्यूम में चेंज आएगा, ठीक है। वॉल्यूम का चेंज यहाँ पर हमको निकालना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई मास बाई वॉल्यूम अगेन। तो ये हमको चाहिए, ये सब कुछ हमको चाहिए। अच्छा, मास और वॉल्यूम, ये जो मास और वॉल्यूम है, ठीक है, ये तो यहाँ गिवन नहीं है, इसको यही हम लेट कर लेंगे, एम वी मान लेंगे इसको। चेंज इन वॉल्यूम अगर हम यहाँ निकाल सके तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। चेंज इन वॉल्यूम अगर निकाल सके तो यहाँ बात बन जाएगा। तो चेंज इन वॉल्यूम के लिए सम करेंगे, ठीक है। तो इसका गामा हमको दिया हुआ है 449 इंटू 10⁻⁻5 पर केल्विन, ठीक है। तो अब इसके लिए जब हम रिलेशन बनाएंगे, ठीक है, वॉल्यूम का बात चल रहा है यहाँ पर, तो इसके लिए जब हम रिलेशन बनाएंगे तो क्या बनेगा, चेंज इन वॉल्यूम जो हमको चाहिए बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, दिस शुड बी इक्वल टू गामा इंटू चेंज इन टेम्परेचर, यही रिलेशन बनेगा, ठीक है। तो सब कुछ हम देख सकते हैं कि मेरे पास है, इसको छोड़ के। अच्छा, चेंज इन वॉल्यूम को हम इससे डिनोट करेंगे हाइफन से, ठीक है। तो चेंज इन वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं हम, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। चेंज का मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो चेंज को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और यही चेंज हमको बताना है कि कितना चेंज आया, ओरिजिनल से कितना चेंज आया, यही हमको बताना है। ये v को ऊपर हम भेज देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। अब इसके लिए हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये चेंज जो है ये हो जाएगा v प्लस, अच्छा v इधर जाएगा, प्लस होगा, कॉमन इसको ले सकते हैं हम, 1 प्लस गामा टी, ठीक है। ये रिलेशन बन जाए, इसके लिए हमको सॉल्व करना है। इसके लिए जब सॉल्व करेंगे तो अब सब वैल्यूज़ हम पुट कर सकते हैं। v के लिए v 1 प्लस, अच्छा गामा दिया ही हुआ है 49 इंटू 10⁻⁻5 इंटू चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पर कितना है, वहाँ लिख दिया था सीधा सीधा, 30 डिग्री सेल्सियस का लिखा हुआ था, डेंसिटी, चेंज इन इट्स डेंसिटी फॉर 30 डिग्री सेल्सियस, तो 30 ही बोल देते हैं, चेंज यही है। तो इसको सॉल्व करके हम बता दे रहे हैं आंसर, इसको सॉल्व करके सीधा सीधा आ रहा है 1.0147 v, बस। अब ये उठा के यहाँ रख देना है। तो जो डेंसिटी के लिए पूछा था, चेंज इन डेंसिटी के लिए जो पूछा था, वो रिलेशन ये होगा, m बाई चेंज इन वॉल्यूम 1.0147 v बाई m बाई v। बस इसको खाली सॉल्व कर लेना, यहाँ से m बाई v को कॉमन लेके ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यही आंसर आएगा। रेसिप्रोकल में इसको रेसिप्रोकल बस कर देना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई एम श्योर यहाँ से आप कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद एक और सम है, जितना सम हम भी करा सक रहे हैं करा रहे हैं, जो बच जा रहा है वो हम रात में या कल सुबह तक होमवर्क में भिजवा देंगे, ठीक है। बट जो इम्पोर्टेंट सम्स है अपने तरफ से वो हम करवा ही रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट सम नंबर 6। नाउ अ 10 किलोवाट ड्रिलिंग मशीन, a 10 kilowatt drilling machine is used to drill a bore in a small aluminium block of mass 8 kgs. Now, how much is the rise in temperature? How much is the rise in temperature of the block in 2.5 minutes, assuming 50% of power is used up in heating
the machine itself or lost in the surroundings. Lost in the surroundings. ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यहाँ पर दे दिया है एल्यूमिनियम का. ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ है. सी से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.91 जूल पर ग्राम पर केल्विन. तो अब ये सिचुएशन है. ठीक है, करते हैं इसको फटाफट. तो देखते हैं क्या बोला है. तो यहाँ पर 10 किलोवाट यानी कि पावर बेसिकली दिया हुआ है 10 किलोवाट. सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर देंगे. 10 इंटू 10 टू द पावर क्या होता है 3000 है ना. तो ये हो गया पावर. तो ये पावर हमको मिल गया. ड्रिलिंग मशीन इज़ यूज टू ड्रिल अ बोर इन अ स्मॉल एल्यूमिनियम ब्लॉक ऑफ मास. तो वो मास दिया हुआ है उसका 8 kgs. ठीक है, मास का काम तब लगेगा बाद में. हाउ मच इज़ द राइज इन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर बढ़ा इन 2.5 मिनट्स. तो टाइम दिया हुआ है 2.5 मिनट्स. तो अगेन इसको भी ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. 2.5 इंटू 60 तो ये 150 सेकेंड्स होता है. ठीक है, 150 सेकेंड्स हो गया. अज्यूमिंग 50% ऑफ द पावर इज़ यूज्ड अप इन हीटिंग. अज्यूम ये करना है कि 50% पावर जो है तो हीट एनर्जी में वेस्ट हो गया या कहीं सराउंडिंग में वेस्ट हो गया. ठीक है, और यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एल्यूमिनियम का दे दिया है, इतना है. तो यहाँ पर जो हमको बेसिकली निकालने क्या बोला है, हीट एनर्जी निकालने बोला है. तो हीट एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो हम लिख सकते हैं, मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू चेंज इन टेम्परेचर. ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं. मास है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है. ठीक है, अच्छा टेम्परेचर पूछा है, सॉरी टेम्परेचर इसमें पूछा है ना. हाउ मच इज़ द, हाँ राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर पूछा है यानी कि ये निकालना है. और हीट एनर्जी हमको लगेगा, ये दोनों तो है मेरे पास में, हमको ये लगेगा हीट एनर्जी. तो हीट एनर्जी के लिए हम इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे. तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन बाई टाइम टेकन. यहाँ पर हमको बेसिकली वर्क ही निकालना है. तो वर्क के लिए हम लिख सकते हैं पावर इंटू टाइम. तो पावर यहाँ कितना दिया हुआ है, 10 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू टाइम कितना है 150. ठीक है, ये काट कूट के सॉल्व कर के इतना आएगा 15 कितना ज़ीरो है, 1 2 3 1 2 3 4 5 जूल. तो ये आ रहा है हमारा वर्क. वर्क को यहाँ एनर्जी भी लिख सकते हैं, तो हम एनर्जी ही लिख रहे हैं. ठीक है, एनर्जी लिख रहे हैं. तो ये इतना एनर्जी तो आ गया. लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बोला है कि 50% एनर्जी लूज़ हो चुका है. तो इसका सिर्फ 50% ही यूज़ किया है, 50% वेस्ट हो गया है. ठीक है, तो एनर्जी यूज्ड अप, एनर्जी यूज्ड अप इन हीटिंग इसका 50% ऑफ 1 लाख 1 2 3 4. तो ये तो 75 होगा. कितना ज़ीरो, 1 2 3 4 5, तो 1 इतना एनर्जी है मेरे पास में. ठीक है, अब इसको इस फार्मूला में जस्ट पुट कर देना है. तो ये रिलेशन बनेगा 1 2 3 4 इज इक्वल्स टू, मास दिया हुआ था केजी में, उसको भी ग्राम्स में कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि यहाँ ग्राम्स में दिया हुआ है. देखो ग्राम्स में दिया हुआ है. तो 8 kg का 8000 बना देते हैं. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया ही हुआ है 0.91 और चेंज इन टेम्परेचर निकालना है. अब तो निकल जाएगा, यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा चेंज इन टेम्परेचर. ठीक है, ओके. चलिए, आई एम श्योर कि यहाँ तक अब आपको समझ में आया होगा. ठीक है, कुछ सम्स हैं और वो हम होमवर्क में डाल देंगे, तो वो अब आप कर पाओगे. इतना करने के बाद वो आप कर ही पाओगे. तो अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, थर्मोडाइनमिक्स. ठीक है, सो अब स्टार्ट करेंगे थर्मोडाइनमिक्स से. एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर फाइनल टर्म के लिए. ओके, चल स्टार्ट करते. क्वेश्चन 1. A geyser heats water flowing at the rate of
3 लीटर्स पर मिनट, ठीक है, इस रेट में वो उसको हीट कर रहा है फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 77 डिग्री सेल्सियस. नाउ इफ द geyser operates on a gas burner, what is the rate of consumption of the fuel if its heat of combustion is 4.0 into 10 to the power जूल पर ग्राम. तो यहाँ पूछा क्या है, व्हाट इज़ द रेट ऑफ कंजम्पशन. अब यहाँ पर रेट का बात कर रहा है, ठीक है, रेट ऑफ कंजम्पशन बोला है फ्यूल का. अगर इफ़ द फ्यूल इज़ इफ़ इट्स हीट ऑफ कंबशन इज़ इतना, ठीक है. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 ग्राम में इतना एनर्जी वो खा रहा है. अगर 1 ग्राम में इतना एनर्जी खा रहा है तो उसका हमको रेट बताना है कि कितना तेज़ी से वो कंज्यूम करेगा. अब रेट बताने के लिए क्वेश्चन बोला है यहाँ पर कितना तेज़ी से कंज्यूम करेगा, तो हमको यहाँ पर टाइम का रिलेशन भी चाहिए, यानी हमको कुछ वक्त में बताना पड़ेगा. यहाँ पर जैसे मिनट्स दिया हुआ है तो मिनट्स में बताना पड़ेगा, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको. सबसे पहले तो एनर्जी तो निकालना ही पड़ेगा हमको, कोई ऑप्शन नहीं है ना. एनर्जी तो निकालना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है. इनटू चेंज इन टेम्परेचर. अभी देखते हैं सबसे पहले क्या क्या हम रिलेशन बना सकते हैं. तो यहाँ पर सबसे पहले ये दिया हुआ है, ये क्या है 3 लीटर्स पर मिनट. इससे हम मास निकाल सकते हैं, ठीक है. अच्छा, इससे हम मास बना सकते हैं, ठीक है. तो लीटर्स में दिया हुआ है ना, लीटर्स पर मिनट में दिया हुआ है. तो लीटर्स को हम ये भी तो बोल सकते हैं केजी. यहाँ पर लीटर को तो हम केजी से सब्स्टिट्यूट कर ही सकते हैं. तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, मास को हम क्या बोल सकते हैं, 3 लीटर्स के जगह हम 3 केजी बोल सकते हैं, 3 केजी पर मिनट्स. तो ये मास मेरा मिल गया 3 किलो 1 मिनट में. टेम्परेचर्स कितना दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है, और ये चेंज हो रहा है टेम्परेचर टू या फाइनल लिख देते हैं. फाइनल टेम्परेचर 77 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है. अच्छा, और क्या है, और ये रेट दिया हुआ है, ठीक है, और तो कुछ नहीं है. ओके. अब ये फार्मूला हम लगा सकते हैं यहाँ पर, ये वाला डेल्टा टी, ठीक है. तो मास तो मालूम है हमको 3 है. वेट 3, एक सेकेंड, मास कहाँ गया. मास 3 केजी नहीं होगा, 3000 होगा. मास 3000 होगा, 3 नहीं होगा. मास का जो रिलेशन है वो ये है लीटर के साथ, 1000 है. 1 लीटर में 1000 केजी होगा. तो ये हो जाएगा केजी में, सब इसको कन्वर्ट करेंगे, ये 3000 हो जाएगा. दिस विल बी 3000 केजी पर मिनट. हाँ, अब ठीक है, इसको लेके करना होगा. कुछ गलत लग रहा है हमको क्वेश्चन. एक सेकंड. ग्राम में दिया हुआ है सब कुछ, दिया हुआ था. रेट दिया हुआ है 3 लीटर्स. अच्छा, 3 लीटर्स पर मिनट ये दिया हुआ है. चेंज इन मतलब टेम्परेचर 1 दिया हुआ है 27 से, इसको चेंज किया जा रहा है 77 में. ओके. और रेट ऑफ कंजम्पशन निकालना है, रेट निकालना है. और यहाँ पर कंबशन का रेट दिया हुआ है 4 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल पर ग्राम्स. ये रिलेशन हमको यूज़ करना है MS डेल्टा टी, ठीक है. तो
एनर्जी इज इक्वल टू मास, मास कितना है 3 ही है, 3 kg/minute। ओके, 3 इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यहाँ कितना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4 लेना, अगर कुछ नहीं बोला है वाटर का है तो 4 लेना है, 4.2। वाटर के ऊपर क्वेश्चन है ना, तो वाटर के लिए अगर कुछ नहीं बोलेगा तो 4.2 लेके सीधा सीधा काम करना है। और चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर यहाँ कितना होगा 77 है फाइनल और इनिशियल है 27, 77 माइनस 27। अच्छा, अब 3 kg है तो यहाँ पर हमको जो दिया हुआ है वो ग्राम्स में दिया हुआ है, तो इसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर देंगे तो 3 kg हो जाएगा 3000 ग्राम्स इंटू 4.2 इंटू 77 माइनस 27 हो जाएगा 50। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एनर्जी हमको टोटल मिलेगा, एक सेकेंड कैलकुलेटर करना होगा, हाँ एनर्जी हमको यहाँ पर मिलेगा 631234 जूल्स पर मिनट्स, क्योंकि मिनट्स में ही था, मिनट वाला रिलेशन तो हम चेंज नहीं किए थे, इसको हम चेंज नहीं किए थे, खाली इसको हम पहले केजी बनाए थे और फिर केजी को हम लास्ट में यहाँ पर ग्राम्स बना दिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यही चीज़ हम यहाँ यूज़ किए थे क्योंकि यहाँ पर ग्राम्स दिया हुआ था। अब ये आ गया मेरा हीट एनर्जी, ये आ गया मेरा हीट एनर्जी। अब क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा है रेट ऑफ कंजम्पशन, तो रेट पूछा है, रेट ऑफ कंजम्पशन, रेट मैंने टाइम के हिसाब में ही बताना पड़ेगा। अब आप एक चीज़ देखो, अगर आपको फार्मूला नहीं भी आता है या तरीका नहीं भी पता है करने का तो भी बहुत इजी है। इसको देखो, इसका यूनिट क्या है जूल पर मिनट में, इसका यूनिट क्या है जूल पर ग्राम में, ठीक है। हमको रेट ऑफ कंजम्पशन का पूछा है कि कितने वक्त में कितना होगा, कितने वक्त में कितना होगा, यानी कि टाइम नीचे ही रहेगा, टाइम नीचे रहेगा, मिनट जो है नीचे रहेगा, तो ऊपर क्या रहेगा क्वांटिटी रहेगा, यानी कि ऊपर ग्राम्स को रहना चाहिए। अगर ऐसा हमको मिलेगा तो मेरा काम हो जाएगा, है ना। तो अगर हम देखें सिस्टमेटिकली, तो अगर इसको हम ऊपर रखते हैं न्यूमरेटर में, इसको हम डिनोमिनेटर में रखते हैं, ठीक है, तो जूल से जूल कट जा रहा है, ग्राम्स ऊपर ही में आएगा। और ये देखो, इसको अगर न्यूमरेटर में रखते हैं, ठीक है, और इसको अगर डिनोमिनेटर में रखते हैं बाई ग्राम्स, तो ग्राम्स तो ऊपर चले आएगा, है ना। इस तरीके से जूल से जूल ख़त्म हो जाएगा, ग्राम पर मिनट मिल जाएगा। तो इसी तरीके से हमको यहाँ पर रिलेशन बनाना था। तो ये ऊपर रहेगा 631234, ये नीचे रहेगा 4 इंटू 10 टू द पावर 4, और इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा उतना ग्राम पर मिनट्स आंसर होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, क्वेश्चन 2, व्हाट अमाउंट ऑफ हीट must be supplied to 2 into 10 to the power minus 2 kg of nitrogen at room temperature, to raise its temperature by 45 degrees Celsius at constant pressure. Molecular mass of nitrogen 28, R universal gas constant 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन। तो यहाँ पर ये हीट एनर्जी के ऊपर ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो वही है, हीट एनर्जी ही बताना पड़ेगा, ठीक है, हीट एनर्जी ही बताना पड़ेगा। m मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी।
तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है। सबसे पहले तो बोला है कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर बोल दिया है यहाँ पर कि टेम्परेचर का जो चेंज है वो है 45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो डेल्टा टी लिखा हुआ है 45 डिग्री सेल्सियस। मास दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻² kg, ठीक है। अच्छा, अब इन तीनों से रिलेशन अगर, अच्छा आर भी तो दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी बहुत कुछ समझना पड़ेगा। यहाँ पर बोला है व्हाट अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी सप्लाइड ऑफ नाइट्रोजन टू रेज दिस टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर। मास है मेरे पास में, है ना, मास तो है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मिसिंग है। चेंज इन टेम्परेचर है, ठीक है। अच्छा, मास है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कौन सा मास लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो मास दिया हुआ है ये लेके काम नहीं कर सकते, हम लोग को मोलर मास लेना पड़ेगा, मोल्स में चाहिए होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो मास हमको चाहिए होगा बेसिकली वो हमको चाहिए होगा नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में, एन, इसके टर्म्स में हमको चाहिए होगा, ठीक है। वो चीज़ यहाँ मिसिंग है। ये केजी में भी है, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्राम्स में, क्योंकि ये मोलेकुलर मास ग्राम्स में ही होता है। तो यहाँ पर पहले तो हमको एन का वैल्यू निकाल लेना चाहिए, ठीक है। एन क्या मिलेगा, गिवन मास बाय मोलेकुलर मास। गिवन मास है 2 × 10⁻⁻², इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ अपॉन आपका ये 28 गिवन मास बाय मोलेकुलर मास, तो ये आएगा 0.714, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पर रिलेशन 0.714 हमको मिल गया इसका मोल्स में वैल्यू। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालना है। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के साथ कुछ रिलेशन है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिवर्सल गैस मतलब प्रेशर के टर्म्स में, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो एक रिलेशन है। रिलेशन ये है गामा इंटू आर बाई गामा -1, ये रिलेशन है। अब ये रिलेशन क्या है, गामा, गामा यहाँ पर क्या है, गामा इज़ डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर नाइट्रोजन का कितना है, डायटोमिक गैस है। डायटोमिक गैस के लिए नाइट्रोजन डायटोमिक गैस है, तो इसका गामा क्या होगा 1.4 होगा, है ना, 7/5 1.4 होगा, हाँ 1.4 होगा, राइट, ठीक है। बस अब इसको पुट कर देना है। सो 1.4 × 8.3 बाई 1.4 - 1, ठीक है। इसको सॉल्व करके मैंने निकाला हुआ है पहले से, इसको सॉल्व करके आएगा 29, हाँ सॉरी आवाज़ नहीं आया, 1.4 क्यों होगा, कितना होगा फिर। हेलो सर, आवाज आ रहा है हाँ सर। हाँ हाँ, बोलो ना बोलो ना। 1.4 क्यों हो रहा है सर डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो कितना होगा, सर नाइट्रोजन डाई ये एटॉमिक होता है ना सर, हाँ सर उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है ना सर। 5 है। हाँ सर, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है। हाँ 5 तो है, हाँ सॉरी, हाँ 5 है। ये होगा 5 × और ये होगा 5 - 1 यानी कि
5 - 1 यानी कि 4, ठीक है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करके आएगा 8.3 है ये, एक सेकेंड। अब इसको सॉल्व करके आएगा 5 × 8.3 डिवाइडेड बाई क्या है 4, 9.375, ठीक है 9.375, ये आ गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब ये सब कुछ उठा के इस फॉर्मूला में यहाँ पर रख देना है, यहाँ रख देना है। तो मास आया था इतना 0.714 इंटू 10.375 इंटू चेंज इन टेम्परेचर कितना दिया हुआ था 45 था शायद, हाँ 45 था, 45। तो यहाँ पर आ जाएगा हीट एनर्जी जो रिक्वायर्ड है, व्हाट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, तो वो यहाँ पर मिल जाएगा। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अ सिलेंडर with a movable piston contains three moles of hydrogen at standard temperature. And pressure. The walls of the cylinder are made of heat insulator and the piston is insulated by having a pile of sand on it. By what factor does the pressure of the gas increases if the gas is compressed to half its original length? अब इसमें फैक्टर पूछा है ना, बाय व्हाट फैक्टर, कहाँ गया, बाय व्हाट फैक्टर डज द प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीजेस, ठीक है। तो फैक्टर पूछा है, तो यहाँ पर जो भी आंसर आएगा, ठीक है, वो कुछ टर्म्स में आएगा, ठीक है, प्रेशर के ही टर्म्स में आएगा, कुछ टर्म्स में आएगा। समझते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। एक सेकेंड, हाँ, ये वाले क्वेश्चन में अगर वापस आओ, ठीक है, इसमें हमको कुछ गड़बड़ लग ही रहा है। ये वाले क्वेश्चन में वापस आओ, ठीक है। इसमें जो गामा है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, ये जो गामा है 1.4 हम एक्चुअली ठीक ही लिखे थे, हम एक्सप्लेन नहीं किए थे, आंसर सही से लिखना पड़ेगा। एक सेकेंड, ये हमको गलत लग ही रहा था उस टाइम। देखो
अच्छा, इसका जो गामा है कहाँ गया गामा। हाँ, गामा बेसिकली क्या होता है, गामा बेसिकली हमने वेव्स में भी पढ़ा था। गामा बेसिकली क्या होता है, गामा जो होता है इट्स द रेशियो बिटवीन स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। ये होता है गामा का मतलब। डिग्री ऑफ फ्रीडम डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होता है, ठीक है। ये होता है रेशियो बिटवीन हाँ F+2/F होता है ना। हाँ, ये होता है 1+2/F, ये होता है ना, ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब इसको सॉल्व करेंगे। नाइट्रोजन जो है वो डाई एटॉमिक गैस है जिसका 5 होता है, वो सही बोला था तुमने, जिसने भी बोला था वो सही था, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पर रख के हम पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 1+2/5 ये आएगा, कितना आएगा 0.4 आएगा। 1+0.4 1.4 आएगा, ये मैंने सही बोला था। तो ये ऐसा हो गया, मिक्स हो गया था, ये 1.4 ही होगा। इसके लिए सॉरी, ये वाला एक्सप्लेनेशन है इसका, 1.4 - 1, ठीक है। तो ये सॉल्व करके 8.3 है, ये 29 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, इतना हमको मालूम है, ठीक है। 29 पॉइंट समथिंग आएगा, 29 ही अभी पकड़ना है, पकड़ लो। यहाँ 29 पॉइंट जो भी आएगा रख दो, उतना एनर्जी जूल में आ जाएगा। ये करेक्ट इसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो जब भी गामा रहेगा तो ये छोड़ दो, आप ये सब छोड़ दो, इसको याद रखना, ये फॉर्मूला बस याद रखना, गामा देख के इसको पुट करना और कुछ मत करना, बस ख़त्म। आंसर ऐसे ही आएगा, 1.4 ऐसे ही टाइप में आएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ सकते हैं भाई, अब थोड़ा अच्छा लग रहा। अरे यार, सिलेंडर विद अ मूवेबल पिस्टन, यही है ना। हाँ, फिर ओरिजिनल है, हाँ ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं इसको। तो रिलेशंस बनाना यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन जो है वो प्रेशर में है, ठीक है, प्रेशर के टर्म्स में क्वेश्चन है। अब यहाँ पर एक चीज़ बोला है क्वेश्चन में, इसको नोटिस करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्या बोला है, A cylinder with a movable piston contains 3 moles of hydrogen at standard temperature and pressure. The walls of the cylinder are made of heat insulator. यहाँ बोल दिया है इंसुलेटर है, यानी चेंज ऑफ एनर्जी यहाँ नहीं होगा, चेंज ऑफ हीट एनर्जी यहाँ नहीं होगा, चेंज इसमें नहीं होगा। चेंज नहीं होगा तो ये ए डायबिटिक प्रोसेस कहलाएगा। तो दिस प्रोसेस इज़ ए डायबिटिक। तो ए डायबिटिक के हिसाब से हमको इसको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंसुलेटर बोल दिया है तो वो चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, इट्स ए डायबिटिक प्रोसेस, इसमें एनर्जी का चेंज नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम रिलेशन बनाते हैं, P1 V1 इसका गामा इज इक्वल्स टू P2 V2 इसका गामा, ठीक है। अच्छा, गामा अगेन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन गैस का, गामा अगेन 1.4 होगा, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन अभी दिए, इसका भी डायटोमिक है, 1.4 होगा, ओके। तो यहाँ पर वॉल्यूम बोल दिया था कि जो वॉल्यूम है वो हाफ हो जा रहा है ओरिजिनल वॉल्यूम का। तो प्रेशर जो है, अच्छा ये जो वॉल्यूम है ये ओरिजिनल वॉल्यूम का हाफ हो जा रहा है, यानी कि ओरिजिनल वॉल्यूम जो भी है उसका हाफ, यानी कि V1 का ही हाफ, मतलब उसका आधा बेसिकली, ठीक है। अब P1 P2/V2 रिलेशन बनाते हैं, P2 के नीचे P1 को ले आते हैं, इसके नीचे ये आ गया, इसके नीचे वो चले जाएगा। तो V1 गामा इसका, V1 और 2 नीचे यानी 2 ऊपर, गामा को हम ये कर सकते हैं कॉमन, हाँ ले ही सकते हैं, ठीक है। इसको P2/P1 इज इक्वल्स टू 2, V1 मर गया 2, गामा है 1.4। ये अब करेंगे क्या, अच्छा कैलकुलेटर में P1 इधर चले जाएगा। अब P1 का भी कोई रिलेशन यहाँ पर दिया हुआ तो नहीं है, कुछ सिलेंडर मूविंग में हाइड्रोजन टेम्परेचर एंड टेम्परेचर प्रेशर द वॉल्स ऑफ इतना नहीं दिया है, ठीक है। प्रेशर यहाँ पर नहीं दिया हुआ है तो इसको स्टैंडर्ड हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। इसको 1 पकड़ लेते हैं और 2 to the power 1.4 इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.64। तो यही आंसर होगा इसका, 2.64, ख़त्म, ठीक है। यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मतलब अगर सब फॉर्मूला याद रख लेंगे तो हो जाएगा ना सर, सब
फॉर्मूला याद रख लोगे तो मोर देन इनफ है। फॉर्मूला अगर नहीं याद रहता है तो उसके लिए डेरिवेटिव्स होता है। फॉर्मूला अगर याद है तब तो तुमको डेरिवेटिव करने का भी ज़रूरत नहीं है, वो तो मोर देन इनफ है। देखो और देखो, जितना टाइप का फॉर्मूला से या जितना टाइप का सम से हम कवर करवा दे रहे हैं अभी। तुम कुछ भी अभी बुक में खोलोगे देखोगे तुमको कुछ ऐसा न्यू नहीं लगेगा। जो अगर बचा भी होगा तो वो हम होमवर्क में वैसे भी देने वाले हैं। इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ अ गैस एडियाबेटिकली, इसमें भी एनर्जी का चेंज नहीं है। फ्रॉम एन equilibrium state A to another equilibrium state B, an amount of work equal to 22.3 joule is done on the system। अब ये on the by the ये सब प्लस माइनस वाला कहानी है। if the gas is taken from state A to B via a process in which the net heat absorbed by the system, यहाँ by है, is 9.35 calories। how much is the net work done by the system in the latter case, पीछे वाले में ने कितना वर्क किया, taking 1 calorie as 4.19 जूल। ठीक है, लैटर यानी पीछे वाले ने कितना वर्क किया ये पूछा है। ए डायबिटिक प्रोसेस है यहाँ पर। अच्छा, पहला बोल रहा है कि ए डायबिटिक प्रोसेस है। पहला जो पार्ट है उसमें ए डायबिटिकली बोल दिया है सीधा सीधा, यानी कि पहले पार्ट को अगर करें, अगर इसका इस तरीके से ग्राफ देखें, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ बना लेते हैं। पहला पार्ट इसने बोला है कि ए डायबिटिक है, माने ए से बी में जा रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए से बी में सर थोड़ा सा ऊपर करिए। यहाँ दिखा देते हैं। प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है, ए से बी में फॉर एग्जांपल जा रहा है इस तरीके से। ए से बी में जा रहा है तो ये ए डायबिटिकली जा रहा है। फर्स्ट हाफ में क्वेश्चन में ये बोला है। इसके बाद सेकंड हाफ में बोला है द गैस इज टेकन फ्रॉम ए टू बी वाया अनदर प्रोसेस, यानी कि दूसरे किसी प्रोसेस से अगर जा रहा है। ठीक है, दूसरे किसी प्रोसेस से जा रहा है तो फिर उसका नेटवर्क हमको बताना है इस वाले प्रोसेस में। ठीक है, लेकिन पहला वाला जो केस है वो ए डायबिटिकली जा रहा है, तो इसमें हम लगाते हैं लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, पहला केस दूसरा केस दोनों के लिए लॉ तो सेम रहेगा। तो इसमें चेंज इन एनर्जी इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, ये वाला लगेगा फर्स्ट केस के लिए। फर्स्ट केस के लिए क्या होगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, इसका तो बात ही नहीं है कुछ। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट केस में क्या बोल रहा था, फर्स्ट केस में बोल रहा था एन अमाउंट ऑफ वर्क
done equals to 22.3 जूल is done on the system. इसका रिलेशन पहले बनाते हैं. इसका रिलेशन क्या बन जाएगा, ये ऐसा कुछ होगा, ठीक है. तो ऑन द सिस्टम बोला था, ऑन द सिस्टम कितना वर्क डन था, 22.3 जूल. ऑन द सिस्टम जब बोल देगा तो वर्क डन नेगेटिव होगा, तो इसको नेगेटिव लिखना पड़ेगा. और ये इतना, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमको यहाँ से मिल गया फ़िलहाल इतना. ये फर्स्ट पार्ट हुआ. अब सेकंड पार्ट के लिए दूसरे रूट से जा रहा है, तो सेकंड पार्ट के लिए भी हम ये सेम फार्मूला ही यूज़ करेंगे. तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी यहाँ पर सेकंड पार्ट में दिया हुआ है 9.35 कैलोरीज. कितना दिया हुआ है, 9.35 कैलोरीज. इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. 4.19 बोला है, मल्टीप्लाई कर दो, उससे कन्वर्ट हो जाएगा. ये हमको मालूम है कितना है, 22.3. ये निकालना है, बस इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा जूल में, ख़त्म. इतना ईजी था, ठीक है. ओके, अब नेक्स्ट पार्ट में जा रहे हैं, ठीक है. कार्नेट इंजन वाला जो है, एक सेकेंड. नेक्स्ट जा रहे हैं कार्नेट इंजन वाले में. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. अ स्टीम इंजन delivers 5.4 into 10 to the power 8 joule of work per minute and receives 3.6 into 10 to the power 9 joule 3.6 into 10 to the power 9 joule of heat, ठीक है, per minute from its boiler. इतना हीट उसको टोटल मिल रहा है. कितना, इतना टोटल मिल रहा है और इतना परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहा है. तो दो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एफिशिएंसी, पहला तो ये ऑफ द इंजन, दूसरा हाउ मच हीट इज़ वेस्टेड. हीट इज़ वेस्टेड पर मिनट. तो दोनों ही इजी है. इसके लिए वो जो डायग्राम है इसका वो बना लेते हैं. ये टेम्परेचर 1 है, ठीक है. यहाँ पर टोटल एनर्जी जो ये प्रोवाइड कर रहा है, या इसके पास जो टोटल एनर्जी है वो इतनी है, 10 to the power 9 जूल पर मिनट, ठीक है. अब ये एनर्जी जो यहाँ जा रही है एनर्जी के फॉर्म में यूज़अप हो रही है, और इससे जो वर्क हो रहा है वो इतना हो रहा है, 5.4 into 10 to the power 8 जूल, अरे यार 8 जूल पर मिनट, ठीक है. इतना यूज़ हो रहा है, ठीक है. और डेफिनेटली कुछ एनर्जी यूज़अप नहीं होगा तो वो वेस्ट होगा, ठीक है. तो यहाँ पर यही रिलेशन है कि कितना एफिशिएंसी है और कितना वेस्टेज हुआ, ये बताना है. करते हैं. तो सबसे पहले एफिशिएंसी निकालते हैं. एटा, एफिशिएंसी हो गया एटा, ठीक है. तो इसका एटा का फॉर्मूला, एफिशिएंसी का फॉर्मूला है वर्क डन नेट, कितना काम हुआ एक्चुअली में, वर्क डन नेट बाई एनर्जी सप्लाई. तो वर्क डन नेट यानी कितना काम हुआ एक्चुअली में, तो इतना हुआ 5.4 वाला, 5.4 into 10 to the power 8 इतना काम हुआ अपॉन टोटल एनर्जी कितना था, 3.6 into 10 to the power 9, ठीक है. तो अच्छा खासा एनर्जी यहाँ देख सकते हो वेस्ट हुआ होगा, 0.15, ठीक है. ये था इसका एफिशिएंसी. ये हो गया फर्स्ट पार्ट सॉल्व. सेकंड पार्ट में बोला है वेस्टेज कितना हुआ. तो ये तो बहुत इजी है, टोटल इतना है, इतना यूज़ हो गया, तो वेस्ट कितना होगा, माइनस कर देंगे. 3.6 into 10 to the power 9 माइनस 5.4 into 10 to the power 8, इसको माइनस कर देंगे, जो आंसर आएगा वही हो जाएगा, रिलेशन वही बन जाएगा, ठीक है. वही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है. ओके, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायग्राम बना देते हैं.
ठीक है ठीक तो है। ओके, नाम दे देते हैं ओ। ये होगा 2.2 5.2 E F D 300 600 वॉल्यूम और यहाँ ऑफ कोर्स प्रेशर और कुछ मिसिंग है 5 2 वॉल्यूम तो मीटर क्यूब में वॉल्यूम हो गया एरिया ठीक है। ठीक, अब क्वेश्चन लिखते हैं। हेलो हेलो, आवाज़ आ रहा है ना? हेलो, हाँ सर, आ रहा है सर। ओके ओके ओके, ठीक है क्वेश्चन लिखते हैं। A thermodynamic system is taken from an original state to an intermediate state by the linear process। ये लीनियर प्रोसेस है, मतलब सीधा सीधा, फिर ये यहाँ से कंटिन्यू करेगा इस तरीके से, ठीक है। इट्स वॉल्यूम is then reduced to the original value from E to F by an isobaric process। ठीक है, आइसोबारिक प्रोसेस जहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। कैलकुलेट द टोटल वर्क। अब यह क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा अजीब इस टाइप का लग रहा है, लेकिन कितना सिंपल है देखना अभी। डन बाय द गैस फ्रॉम D to E to F। कहाँ है D to E to F, यानी कि इस पार्ट में कितना वर्क डन हुआ वो बताना है। तो बहुत सिंपल है, जिस पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं उसका एरिया निकाल लो, आंसर आ जाएगा। देखो, इस पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं ना, इसका एरिया क्या होगा? इसका जो एरिया होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस, बेस यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक 5 - 2 है ना, ये डिफरेंस जो है ये बेस है, यानी कि 3। हाइट क्या है? ये हाइट है 600, 300 से 600, ये डिफरेंस 300 का है ना। ये काटाकुटी 150 इंटू 3 450 जूल्स, ये आंसर है। हो गया, यही करना था इसमें, सम इतना ही सा था। ठीक है,
इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा आते हैं। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और बचा है, दोनों दिखाते हैं, एक सेकेंड एक एक करके। पहला क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज heat to a system at a rate of 1000 watts. If the system performs work at a rate of 75 joules per second, at what rate is the internal energy, यू लिख दे रहे हम, समझ जाना, internal energy increasing। तो ये भी एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इंटरनल एनर्जी के ऊपर है। यहाँ पर क्या बोलते हैं, वर्क दिया हुआ है, ठीक है, और क्या दिया हुआ है, और पावर दिया हुआ है। ये सॉरी, ये 1000 नहीं होगा, 100 होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, 75 जूल्स पर सेकेंड, यानी कि टाइम यहाँ पर दिया हुआ है 1 सेकेंड्स का। पावर यहाँ पर दिया हुआ है 100 वाट्स का, 100 वाट का, ठीक है। और यहाँ पर दे दिया है, बोल दिया है कि द सिस्टम परफॉर्म्स वर्क, तो वर्क हमको यहाँ पर दे दिया है। ये वाला पहले तो रिलेशन यूज़ होगा, ठीक है। इसमें से क्या क्या हमको मालूम है ये तो निकालने बोला ही है, इसके ऊपर क्वेश्चन है। वर्क यहाँ पर हमको दे दिया है 75 जूल का, हमको खाली चेंज इन एनर्जी चाहिए, मतलब एनर्जी चाहिए। तो ये रिलेशन हमको मालूम है, इससे हम एनर्जी निकाल ही सकते हैं। एनर्जी यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमको, पावर इंटू टाइम, यानी कि 100 इंटू 1 यानी कि 100 जूल। तो सब कुछ है ही मेरे पास में, तो ये होगा 100, ये निकालना है। ये 75 दिया हुआ है, तो देयरफॉर चेंज इन इंटरनल एनर्जी यहाँ पर हो जाएगा 100 माइनस 75 और 25 का, ठीक है। 25 इस रेट से ये बढ़ रहा है, इंटरनल एनर्जी जो है इस रेट से यहाँ पर बढ़ रहा है, ठीक है। इस तरीके से इसको कर सकते हैं। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया, एक डायरेक्ट दूसरा तरीका भी है। ये वॉट में है, इसको वॉट में ही रहने दिया जा सकता है। ये जैसे वॉट में है ना, जैसे 100 वॉट में है, इसको वॉट में ही रहने दिया जा सकता है। और जूल्स पर सेकेंड, जूल्स पर सेकेंड क्या होता है, जूल्स पर सेकेंड ही तो वॉट होता है ना। पावर क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम टेकन, तो वर्क क्या है, जूल, ये क्या है, सेकेंड। तो यहाँ पर भी बेसिकली ये पावर ही दिया हुआ है। तो अगर ये पावर है 100 वाट, ये भी पावर है, 100 माइनस 75 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 25 वाट्स पर सेकेंड। क्या पूछा था, रेट ही पूछा था ना, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 25 वाट पर सेकेंड का। ये भी आ जाएगा आंसर, मतलब 25 वाट बेसिकली, ये भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है 25 वाट्स, ठीक है। तो दोनों ही तरीका है इसको करने का, ये भी सही है। नेक्स्ट, a refrigerator is to maintain eatables kept inside at 9 degrees Celsius if room temperature is 36 degrees Celsius. Calculate the coefficient of performance. तो ये क्वेश्चन है नेक्स्ट।
कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस यहाँ पर निकालने का पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं। अच्छा पहले इसको तोड़ लेते हैं सम को। टेम्परेचर यहाँ पर कितना दिया हुआ है, टेम्परेचर के ऊपर क्वेश्चन है तो सब कुछ टेम्परेचर के टर्म्स में देखना पड़ेगा। इफ़ रूम टेम्परेचर इस टोटल टेम्परेचर ये दिया हुआ है और रेफ्रिजरेटर को इतना टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, ये दिया हुआ है टोटल टेम्परेचर, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा केल्विन में। 273 से इतना ऐड कर देंगे तो 309 केल्विन हो जाएगा। तो ये टेम्परेचर दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 309 केल्विन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बोला है कि इसके ऊपर कुछ वर्क हुआ है, इसके ऊपर कुछ वर्क हुआ है। रेफ्रिजरेटर इज टू मेंटेन हीटेबल कैप्स इनसाइड एट 9 डिग्री इफ रूम टेम्परेचर इतना, हाँ इसके ऊपर कुछ यहाँ पर एनर्जी, इसको छोड़ ये करना पड़ेगा 9 डिग्री सेल्सियस में चाहिए हमको। कोफिशिएंट ऑफ ये पूछा है ना हमसे परफॉर्मेंस, इसको आर मानना पड़ेगा। इसके ऊपर कुछ यहाँ पर हुआ है, काम हुआ है, वर्क हुआ है। और ये जो है दूसरा एनर्जी, ये कितना है, ये है 273 + 9, ये हो जाएगा 282 केल्विन। इतना हमको चाहिए, इतना रूम टेम्परेचर है, ठीक है। तो इसका रिलेशन क्या बनेगा यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का रिलेशन यहाँ पर क्या बनेगा, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का यहाँ पर रिलेशन ये बन जाएगा कि टेम्परेचर 2 का जो रेशियो होगा, टेम्परेचर 2 अपॉन इन दोनों का डिफरेंस, टेम्परेचर 1 माइनस टेम्परेचर 2 का, ठीक है। देखो ऐसा ही कुछ हम लोग किए थे वहाँ पर भी, क्या बोलते हैं, अरे बोलो ना, एफिशिएंसी में भी ऐसा ही कुछ हम लोग किए थे। यहाँ पर बस हम लोग इसको दूसरा नाम से बोल दे रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ऐसे ही कुछ वहाँ भी हम लोग किए थे, एफिशिएंसी जो निकाले थे। तो टेम्परेचर 2 यहाँ पर कितना है, वहाँ बस उल्टा था, यहाँ उल्टा है थोड़ा सा। वहाँ ऊपर में ये टेम्परेचर था क्योंकि वर्क वहाँ पर हो रहा था, यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। जो भी यहाँ पर टेम्परेचर 2, दूसरा टेम्परेचर कितना है जो हमको चाहिए, 282 अपॉन दोनों का डिफरेंस कितना है, 309 माइनस 282। तो इसको जस्ट सॉल्व करना है, सॉल्व करके हम लिख देते हैं आंसर, डायरेक्ट इतना आएगा 10.44। तो यही है इसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस या फिर एफिशिएंसी, जैसे वहाँ पर हम लोग पढ़े थे, एफिशिएंसी भी बोल सकते हैं, एटा भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ये बस इसका एक दूसरा फैंसी नेम है और कुछ नहीं है। तो यही था, ठीक है। तो आई होप कि अच्छा खासा सम्स हम लोग कवर किए हैं जितना भी कर सकते थे, ठीक है। कुछ और बचा है वो हम एज अ होमवर्क देंगे, ठीक है।